क्या कांग्रेस अपने मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR को संभालने में नाकाम होती दिख रही है? अब HR जो ये शब्द है, ये आमतौर पर कंपनियों में अपने कर्मचारियों को लेकर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो वैसे भी HR पर बहुत ज्यादा ध्यान है। एक अप्रेजल साइकिल चल रहा है, इंक्रीमेंट का सीजन है, आप सबको लेटर तो आ ही गए होंगे कि अपना अपना सेल्फ अप्रेजल भरो भाई। HR से राब्ता बहुत बढ़ जाता है इन सब चीजों में। इन दिनों में लोग अपनी अपनी सेल्फ असेसमेंट भी भर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे करेगी? वो अपने HR यानी कि मानव संसाधन को क्यों नहीं संभाल पा रही? लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं आपको, ताजा उदाहरण सचिन पायलट का है, जो कि राजस्थान में अपनी ही गहलोत सरकार के खिलाफ आज एक दिन के धरने पर बैठ रहे। खास बात यह है कि जहां वो अनशन पर बैठे वहां कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं, बल्कि पीछे महात्मा गांधी और ज्योतिबा फूले की तस्वीरें लगी हुई थी। कांग्रेस का सिंबल तक नहीं था वहां पर, यानी कि उनका निजी कार्यक्रम था। कांग्रेस की ओर से इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताए जाने के बावजूद उन्होंने अपने ऐलान पर अमल किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी खींचतान पुरानी है, लेकिन इस बार उनकी घोषित शिकायत यह रही कि मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार के दौरान घोटाले जो हुए हैं उस पर कार्रवाई नहीं की। पायलट का कहना है कि उन्होंने इस सिलसिले में कई पत्र गहलोत को लिखे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। यह अलग बात है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि सचिन पायलट ने उनसे तो कभी यह शिकायत नहीं की। रंधावा ने पायलट को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए चेतावनी भी दे दी। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि श्री सचिन पायलट का एक दिन का धरना पार्टी हित के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर उन्हें अपनी ही सरकार से कोई समस्या है तो मीडिया या जनता के बजाय इस पर पार्टी के मंच पर चर्चा की जा सकती है। मैं पिछले 5 महीने से AICC का प्रभारी हूं और पायलट जी ने कभी इस पर और इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा नहीं की। मैं उनसे संपर्क में हूं और अब भी शांतिपूर्वक बातचीत की अपील करता हूं, क्योंकि वो निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है। अनकोट। अच्छा, ये संदेश आया और इस संदेश के बाद वो फिर धरने पे बैठ गए, यानी कि इसको एंटी पार्टी एक्टिविटी कहा गया और ये उनके धरने पे बैठने से पहले स्टेटमेंट आ गई थी, वो फिर भी बैठ गए। उन्होंने अपना पूरा अनशन खत्म किया और फिर ये बोल पड़े। चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहां भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शंस को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और इसी काम को हम लोग राजस्थान में करना चाहते हैं कि जब भाजपा का शासन था तो बहुत करप्शन हुआ था और वसुंधरा जी के जिम्मेदार हैं। उन स्पेसिफिक जो हमने उजागर किए थे मामले, उस पर कार्रवाई हुई नहीं। इसको लेकर आज मैंने अनशन किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही है, इस इशू को लेकर आज मैंने अनशन किया। और मैं समझता हूं देश भर में हमारी जो मुहिम है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, इसको आज और गति मिलेगी। इस उद्देश्य को लेकर आज मैंने एक अनशन रखा था। उधर कांग्रेस आलाकमान के समर्थन से उत्साहित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निवास तक ही सीमित रहे, लेकिन जैसे ही पायलट का अनशन शुरू हुआ, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें अपनी सरकार की जन कल्याण योजनाओं के फायदे गिनाने शुरू कर दिए। कांग्रेस आलाकमान साफ ही कर चुका है कि वो गहलोत सरकार की योजनाओं के आधार पर 8 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेगा, यानी कि सचिन पायलट का पत्ता कट। अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो साफ है कि आलाकमान गहलोत के साथ है, लेकिन कांग्रेस ने ये जो स्थिति है ये यहां तक क्यों पहुंचने दी? और ये सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये HR क्राइसिस है, ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व के अंदर लगातार चुनौती मिलती जा रही है। TS सिंहदेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देते हैं और कोई मौका नहीं चूकते। सचिन पायलट के अनशन को लेकर उनका बयान कहीं ना कहीं उनका अपना दर्द भी बयान कर रहा है। सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं। वो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट मैं नहीं देख रहा हूं,
वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके लिए उस बात को वो उठा रहे हैं। अच्छा, अब कहीं कर्नाटक में भी कांग्रेस को जल्द ही ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, वहां भी कांग्रेस के सामने कोई एचआर क्राइसिस ना आ जाए। चुनाव होने वाले हैं और पार्टी के दो कद्दावर नेता सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक चुके हैं इसी चैनल पर। दोनों ने इंटरव्यू दे दे के ये चीज बोल दी। कांग्रेस को अगर बहुमत मिला तो क्या यह मामला पार्टी के लिए आसानी से हल कर पाएगी ये पार्टी? क्योंकि आप देखिए, अलग अलग राज्य जहां जहां ऐसी स्थिति आई है वहां पर लीडरशिप इशू शुरुआत से ही रहा है और कांग्रेस ने वो एचआर क्राइसिस सुलझाई नहीं। पंजाब में कांग्रेस को हाथ जलाए तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। पंजाब की आप बात देख लीजिए, वहां भी चुनाव से कुछ ही समय पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू की जिद के आगे झुकते हुए हटा दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने हटाया। लेकिन मुख्यमंत्री बनाया चरणजीत सिंह चन्नी को, जिन्हें इतना समय मिला ही नहीं कि वो ठीक से स्थापित हो पाते। आम आदमी पार्टी की आंधी के आगे कांग्रेस उड़ गई पंजाब, और कांग्रेस बीजेपी के बाद तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस क्यों अपने जमे जमाए राज्यों में हालात खराब कर रही है? कांग्रेस में आधे दशक से ज्यादा समय तक बड़े पदों पर रहे गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में कांग्रेस की इसी एचआर क्राइसिस का सिलसिलेवार जिक्र भी किया है। गुलाम नबी आजाद एक उदाहरण से ये बताते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तो कैसे गांधी परिवार में ही एक राय ना होने से उत्तर पूर्व का एक बड़ा नेता हाथ से चला गया और एचआर क्राइसिस कुछ मैनेज नहीं हो पाई। एक जगह आपने विस्तार से लिखा है कि असम का जो इंसिडेंट है उस पर, हेमंत बिस्वा शर्मा पर, आपने कहा था, सोनिया गांधी ने कहा कि जाओ आप उनसे बात करो, आपने उनको तैयार किया, मीटिंग के लिए गए तो मालूम चला कि गोगोई साहब पहले से बैठे हुए हैं और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए, लेकिन आपकी बात की इज्जत रखी कि उन्होंने वो सरकार नहीं गिराई। क्या राहुल गांधी के वजह से ऐसा नहीं हुआ था? हाँ, वो तो सबको मालूम है। हेमंत बिस्वा शर्मा को नाराज किया कि नहीं, इसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे? हाँ, चीफ मिनिस्टर होता तो आज सब नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेटें हमारे पास होती, 8 में से तो 5 होती ही होती। तो ये राहुल गांधी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। अब वो जाने, अब उनका काम, हमने जो ट्रुथ था वो एक सामने रखा। आपकी किताब में पढ़ के लगता है कि सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के दबाव में आते हैं अंतिम निर्णय लेने के वक्त में। कई चीजें आपने लिखी। इसमें तो हमने लिखा है कि सोनिया गांधी को असर्ट करना चाहता एज अ प्रेसिडेंट। उन्हें फैसला था, मेजोरिटी उसकी थी, हमने प्रूव करके रखी थी, तो उन्होंने कहा था ना गो हेड, वो नहीं कहा। तो बात दरअसल 2014 की है, जब असम में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। हेमंत बिस्व शर्मा के आने के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में बीजेपी काफी ताकतवर होकर उभरी है। वो असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी में एक कद्दावर नेता भी बन गए हैं और एक क्राइसिस मैनेजर भी बन गए हैं असम में। तो ये एक एचआर क्राइसिस रही कांग्रेस पार्टी के लिए और एक अपॉर्चुनिटी बन गई बीजेपी के लिए। 2014 में ही हरियाणा में कांग्रेस नेता रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 में महाराष्ट्र में उद्योगपति और शिक्षाविद दत्ता मेघे ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। वो विदर्भ इलाके के एक प्रभावी नेता थे। 2014 में तमिलनाडु में पूर्व केंद्रीय मंत्री जी.के. वासन कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई। जी.के. वासन टीएमसी यानी कि तमिल मन्ना कांग्रेस के नेता जी.के. मूपनार के बेटे थे। 2015 पंजाब में वरिष्ठ नेता जगमीत सिंह बरार ने पार्टी छोड़ी और अकाली दल में शामिल हो गए। 2017 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए, अब केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। 2019 में पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा कांग्रेस छोड़े और बीजेपी में शामिल हुए, अभी उनको एक अवार्ड भी मिला है, सम्मानित किया गया है उनको। 2019 में हरियाणा में कांग्रेस नेता अवतार सिंह भड़ाना ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी और चौटाला की आईएनएलडी में शामिल हो गए। 2020 में मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। ये बड़ी लंबी फहरिस्त है, इसको तो हम थोड़ा शॉर्ट करके बता रहे हैं क्योंकि एचआर क्राइसिस थोड़ी सी बड़ी है। 2021 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और पंजाब लोक कांग्रेस नाम की एक पार्टी बनाई, बाद में बीजेपी में उसका विलय कर लिया। 2021 में ही उत्तर प्रदेश से कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने
कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। वो कांग्रेस में G23 जो नेता थे उसमें भी उसका भी हिस्सा थे और अब वो योगी सरकार में एक मंत्री हैं। 2022 में ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री जो यूपीए सरकार के एक पूर्व मंत्री थे RPN सिंह, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। 2022 में हरियाणा के विधायक कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से निकाला गया तो वो बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में 50 साल से ज्यादा गुजार चुके, जिनका अभी इंटरव्यू आप सुन रहे थे, गुलाम नबी आजाद भी छोड़ करके अब उन्होंने DPAP नाम की अपनी एक पार्टी लॉन्च कर दी। 2022 की ही बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़ दी है और अब एक निर्दलीय राज्यसभा सांसद बने समाजवादी पार्टी के मदद से। पिछले ही दिनों वरिष्ठ कांग्रेस नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भी कांग्रेस छोड़ दी और अब वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो इतनी लंबी फहरिस्त है जो कि आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग कांग्रेस लगातार छोड़ते जा रहे हैं। और अक्सर जब HR क्राइसिस होती है तो HR का काम ये होता है कि अगर कोई छोड़ करके जा रहा है तो आप उससे पूछें कि भाई क्यों जा रहे हो, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम आपको रोक लें, सैलरी बढ़ा दें या पदोन्नति दे दें। लेकिन कांग्रेस में यह देखा गया है कि जब जब लोग छोड़ करके जाते हैं तब लोगों को गद्दार बोल दिया जाता है। सवाल यह पूछा जाता है कि और कितना देते तुम्हें, तुम पद के लोभी थे, जैसे कि गुलाम नबी आजाद के लिए बोला गया कि आप पद के लोभी हैं और जैसे ही आपको वो पद नहीं मिली तो आप छोड़ के चले गए। तो इस तरीके के शब्दों से संबोधित किया जाता है। क्या ये एक अच्छी HR प्रैक्टिस है, ये एक सवाल पूछा जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में लिखा है कि 60 के दशक में कामराज प्लान को जमीन पर उतारने के साथ ही कांग्रेस के किले से पहली ईंट निकाली गई, जो बाद में इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को कमजोर होने की शुरुआत पर ले जा रही थी। ताकतवर क्षेत्रीय नेताओं की जगह उन नेताओं को आला कमान के आसपास जगह मिली जो जमीन पर बहुत मजबूत नहीं थे। वो सिलसिला जो शुरू हुआ वो अब तक तेज हो चुका है, ऐसा वो अपनी किताब में लिखते हैं। और नतीजा ये है, आपको इस ग्राफ के माध्यम से बता दें कि सन 84 से लेकर के अब तक, सन 80 में बीजेपी बनी थी और सन 84 में पहला चुनाव हुआ, तो कांग्रेस का ग्राफ 84 से लेकर अब तक ऐसा है और बीजेपी का ग्राफ सन 84 से लेकर के नीचे से ऊपर गया है। और अगर आप इसको क्रिस क्रॉस करके देखें, सूचकांक की तरह अगर आप देखें, तो यह स्थिति दिखती है कि 414 से कांग्रेस पार्टी अभी कहां आ गई है और 2 सांसदों की भारतीय जनता पार्टी अब 300 पार हो चुकी है। यह स्थिति क्या बदलेगी आगे, हम देखेंगे।